जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 33 करने वाले हैं। टोटल मैंने 32 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं इस सोशियोलॉजी के। आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज के इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 11 क्वेश्चन निकले हैं। चैप्टर का नाम है लैंगिक भेदभाव और लैंगिक समानता, यानी कि हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि जो स्त्री पुरुषों के बीच में भेदभाव होता है आखिर क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, ठीक है। सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एंड सेक्स इक्वालिटी, आखिर ये होता क्या है, किस तरीके से हमें इसको पढ़ना है, वो सारी चीज़ जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन किस तरीके से है। देखिए आज का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है महिलावाद किसे कहते हैं। यानी देखिए मैंने बताया था ना आप लोगों को 31 से लेकर 35 तक पूरा ही महिलाओं के बारे में दे रखा है बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो वही हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद 2 चैप्टर और बचेंगे, उसके बाद हमारा सोशियोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मजा ही आ जाएगा फिर तो, है ना। फिर नया सब्जेक्ट उठाएंगे, उसको भी पूरा कर देंगे, ठीक है। चलिए तो इतने क्वेश्चन जब आप लोग कर लोगे इस चैप्टर से तो एक भी क्वेश्चन आप लोग का छूटेगा नहीं, याद रखिएगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं से ही आएगा और छोटे छोटे क्वेश्चन को मिला के ही आप लोग बड़ा क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, ठीक है। आंसर देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पर कि महिलावाद किसे कहते हैं। तो महिलावाद यानी कि महिलाओं का एक पूरा मतलब बोल रखा है कि महिलाओं के बारे में बात की जा रही है। कौन याद कर रहा है भाई, शुरुआत में ही पढ़ा तो लेने दो। देखो महिलावाद एक विचारधारा है, ये क्या है, हमारी एक सोच है। महिलावाद जो पुरुषों तथा महिलाओं की समानता में विश्वास करती है। महिलावाद का मतलब क्या होगा कि एक ऐसी विचारधारा जो पुरुष और महिलाओं दोनों के बीच में क्या हो, समानता लाने की बात करती हो। और स्त्रीवाद इस बात से भिन्न है कि सभी सामाजिक संस्थाओं में महिलाओं का उत्पीड़न तथा शोषण जो उनके साथ गलत किया जाता है उसकी बात हो रही है। तो और वे इसके खिलाफ लड़ते हैं। स्त्रीवाद का लक्ष्य है कि एक लिंगगत समानता पर आधारित समाज की स्थापना की जाए। तो स्त्रीवाद बोल सकते हैं, महिलावाद बोल सकते हैं, जिसके अंदर महिलाओं को लेकर ये बात बोली जाए कि पुरुष जो हैं मतलब जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से नीचे नहीं है बल्कि उनके बराबर ही आएंगी। आगे बात समझ में, उनको भी अधिकार होना चाहिए। जितना पुरुष कमा रहा है अगर वही काम महिला भी कर रही है तो उसको भी उतना ही हक मिलना चाहिए, उतनी ही सैलरी मिलनी चाहिए। आगे बात समझ में। तो ये महिलावाद के अंदर क्या होता है कि टोटली महिलाओं के फेवर में बात की जाती है। उनके साथ कुछ बुरा होता है तो उसके लिए अच्छे की बात की जाती है। तो किसमें होता है ये सब, महिलावाद के अंदर। आगे बात समझ में। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। उसके बाद है लिंग समानता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो लिंग समानता क्या होती है, याद रखिएगा। लिंग समानता मतलब क्या होगा कि भाई स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव ना हो तो समानता होगी, भेदभाव है तो असमानता है। तो देखिए लिंग समानता उस समय प्राप्त की जा सकती है जब महिलाओं की स्वतंत्रता में आने वाली बाधाएं हटा दी जाएं। महिलाएं स्वतंत्र हैं, महिलाएं अपना कार्य कर सकती हैं, लेकिन उसमें बाधाएं लगी हुई हैं। तो उन बाधाओं को हटा दोगे तो महिलाएं क्या हो जाएंगी, तो है वो क्या कर सकती हैं, अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकती हैं। तो बोल रखा है परिवार और समाज में पुरुष भी महिलाओं के उत्तरदायित्वों को बांटें, यानी कि पुरुष जो हैं वो महिलाओं के उत्तरदायित्व को समझें। और समाज के अंदर दोनों से ही मिलकर समाज बना होता है ना, स्त्री और पुरुषों से। तो वही चीज़ बोली जाती है कि महिलाएं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगी जब तक, जैसे बोला जाता है ना हर समाज में कि महिलाएं जो है आगे बढ़ रही हैं तो उसमें पुरुष मदद करेगा तो ही बढ़ पाएंगे, ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है, महिलाएं चाहें तो आगे बढ़ेंगी, ठीक है, और बढ़िया तरीके से अपना नाम भी कमा सकती हैं, ठीक है। तो आज जैसे हमारी नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी जी, तो मैम को बिल्कुल जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हमारी नई राष्ट्रपति बनी हैं, ठीक है। तो आप देश अच्छे से चलाइएगा, तो ये चीज़ है। तो अच्छी बात है, नई राष्ट्रपति हमें मिली हैं आज। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वही सिंपल सी बात है कि लिंग समानता किसे कहते हैं। तो जहाँ स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, सेक्स को लेकर कोई भेदभाव ना हो कि बोला जाता है कि हाँ स्त्री है, पुरुष है, पुरुष को ऊपर होना चाहिए, स्त्री को नीचे, है ना, ऐसा नहीं होना। ये चीज़ असमानता होगी। लेकिन समानता कब होगी, जब दोनों को बराबर इक्वालिटी के साथ देखा जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, लैंगिक समानता। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंग तथा लैंगिकता के मध्य अंतर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिए। इसी से एक बड़ा क्वेश्चन आगे बनता है लेकिन मैंने दिया नहीं है, बाकी मैं इसी में सारा समझा दूंगा, आप लोग इसी को समझ के बड़ा बना सकते हैं इजी वे में, ठीक है। देखिए तो लिंग का
निर्धारण जैविकीय लक्षणों से होता है। जैसे भाई जैविकीय लक्षण, जैसे महिला है तो महिला जो है क्या है कि बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन पुरुष तो नहीं है ऐसा कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, लैंगिक तो इसमें लिंग का मतलब हो गया एक जैविकीय लक्षणों से होता है। जैसे पुरुष और स्त्री में भेद किस चीज़ों से किया जा सकता है आप लोग जानते हैं ना ये चीज़। लेकिन ये लैंगिकता क्या है, तो और लैंगिकता को सामाजिक लक्षणों से समझा जा सकता है। लैंगिकता मतलब क्या हो गया कि समाज किस तरीके से सोचता है उसके बारे में, वो कहलाएगा लैंगिकता। तो दूसरे शब्दों में लिंग भेद समाज द्वारा किया गया एक सृजन है। लिंग भेद पहले तो नहीं था इतना, लेकिन बाद में धीरे धीरे करते करते आज ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो देखिए लिंग भेद समझ में आया, लिंग क्या होता है और लैंगिकता क्या होती है। लिंग क्या है, जिससे स्त्री और पुरुष के जैविकीय अंगों के बारे में बात करें तो उनसे पता लग जाएगा कि ये क्या है, ठीक है, लिंग पता लग जाएगा उस चीज़ से। और फिर लैंगिकता क्या है, लैंगिकता समाज की भावनाएं, समाज की एक तरीके से बोल सकते हैं सोच को बताती है कि समाज के अंदर स्त्री और पुरुष में भेदभाव है तो वहाँ असमानता है, भेदभाव नहीं है तो वहाँ समानता है। आगे बात समझ में, ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना बढ़िया तरीके से। तो लिंग तथा लैंगिकता आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं इजी वे में। लैंगिकता पूछेगा तो आप बता देना समाज के अंदर समानता असमानता सारी चीज़ें। लिंग पूछेगा तो स्त्री पुरुष में कैसे भेद होता है, ये सारी चीज़ आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्या भारत में लैंगिक भेदभाव है, तो हाँ है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो नहीं है। 15(1) के तहत हमारे संविधान में अनुच्छेद 15(1) के तहत ये बोला गया है कि भेदभाव नहीं होगा, स्त्री पुरुष सब बराबर हैं, संपत्ति पर भी बराबर अधिकार है। लेकिन हाँ अगर जो भेदभाव है वो व्यवहारिक तौर पे देखा जाता है आज के टाइम में। हमारा संविधान बहुत बढ़िया है, हमारा संविधान सबको बराबर नजरिए से देखता है, लेकिन हाँ लोगों की जो सोच है ना वो कैसे परिवर्तित की जाए वो समझ ही नहीं आता है ना। तो वही चीज बोला जा रहा है कि सैद्धांतिक रूप से भारत में लैंगिक भेदभाव नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 15(1) द्वारा इसकी जो है मनाही है, पर व्यवहार में यह सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। आज व्यवहार में भेदभाव देखने को मिल जाएगा, लेकिन संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो भेदभाव हर चीज़ खत्म हो चुका है। जातिगत भेदभाव भी खत्म किया जा चुका है संविधान के तहत, लेकिन हाँ लोग आज इसे व्यवहारिक तौर पर खत्म नहीं करना चाहते हैं, इसे बल्कि और बढ़ावा भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए भेदभाव वगैरह, ठीक है। चलिए उसके बाद लिंग समानता वाले समाज की विशेषताएं लिखिए। जिन समाजों में लिंग समानता होती है उन समाजों की कुछ विशेषताएं, अच्छी बातें बतानी है। देखिए मान के चलिए हमारे समाज के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है, तो हमारे समाज की कुछ खासियत बतानी होगी, तो वही बताना है हमें। देखिए जरा, तो लिंग समानता वाले समाज के अंतर्गत जो है निम्न व्यवस्था होती है। जैसे सभी सामाजिक संस्थाओं में पुरुष तथा स्त्री के साथ समान व्यवहार किया जाता है, कोई भेदभाव नहीं है तो वो होगा। दूसरा, पुरुषों तथा स्त्रियों के पास अपनी पसंद का चुनाव करने तथा एक दूसरे का सम्मान करने की स्वतंत्रता होती है। ना तो एक महिला का उत्पीड़न होता है, ना ही एक पुरुष को वरीयता दी जाती है। तो कोई भी भेदभाव नहीं होगा, किसी को ऊंचा किसी को नीचा नहीं समझाएगा, बराबर समझाएगा। तो ये क्या है, ये समानता ही तो है, उसी की हम विशेषता बता रहे हैं। उसके बाद है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही उत्पीड़क सामाजिक अपेक्षाओं से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि दोनों ही क्या होंगे, किसी में भेदभाव नहीं होगा। बोला है ना, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही उत्पीड़क सामाजिक अपेक्षाओं से स्वतंत्र होंगे, यानी किसी का भी शोषण यहाँ पर नहीं होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, किसी का भी शोषण नहीं होगा, ठीक है। पांचवा दे रखा है, वे उस तरीके से काम कर सकते हैं तथा जीवन निर्वाह कर सकते हैं जिससे उन्हें संतोष मिले। किसी और के कहने पर नहीं चलना पड़ेगा, किसी और के बोलने पर नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपने कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ऐसा समाज जहां पर समानता होती है। आगे बात समझ में, ये आप बना बना के लिख सकते हैं बहुत धांसू तरीके से, ठीक है ना। आंसर महाराज चले गए। चलिए अब आती है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, देखो तो महिलावाद के 4 लक्षण बताएं। देखिए महिलावाद क्या होता है, अब यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से और समझेंगे बड़ा करके। देखिए जरा, महिलावाद किसे कहते हैं। देखिए तो महिलावाद को आलोचकों के द्वारा प्राय पुरुष से घृणा करने वाले, गृहस्थी विखंडक या पारिवारिक शांति के ध्वंसक कहा जाता है, परंतु ये सभी आरोप सच्चाई से बहुत दूर हैं। याद रखिएगा, महिलावाद गलत तरीके से लोग आज समझते हैं। महिलावाद मतलब क्या समझते हैं लोग कि हाँ महिलाएं सशक्त हो गई तो घर फोड़ देंगी, घर से बाहर जाएंगी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे वैसा, लेकिन जो बुरा सोचने वाले हैं वो तो सोचेंगे ही, सिंपल सी बात है, वो गलत है ये चीज़। तो महिलावाद के लक्षण कैसे हैं, जरा आप लोग पहला पॉइंट देखिए। एक महिलावादी पुरुष सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध प्रश्न करता है तथा लड़ता है और प्राय इस
समाज का एक भाग स्त्रियां भी होती हैं। देखिए महिलावाद के अंदर यही चिल्ला चिल्ला के बताया जाता है कि भाई पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी समाज का भाग होती हैं, तो महिलाओं को भी इज्जत दो। आगे बात समझ में, ये महिलावाद के अंदर बोला जाता है। दूसरा है महिलावाद महिलाओं पर किए जाने वाले अन्याय के विरुद्ध तथा जिम्मेदार लोगों, चाहे वह पुरुष हों या स्त्रियां, के विरुद्ध एक संघर्ष है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अगर भेदभाव होता है उनके साथ तो वहां पर स्टैंड लिया जाएगा। ये महिलावाद के अंदर बोला जाता है, दोनों ही बराबर होंगे ये चीज। तीसरा है कि महिलावाद का लक्ष्य महिलाओं को पुरुषों के विरुद्ध खड़ा करना नहीं है। ये नहीं कि लड़वा दो, पुरुष के सामने है और महिला को लड़वा दो, ये महिलावाद नहीं है। महिलावाद का मतलब क्या है, अगर पुरुष की स्थिति ऊंची है तो महिलाओं की भी ऊंची होनी चाहिए, ये वाला ऊंचा स्थान करने को कहा जा रहा है। यानी कि लड़ने की बात करी जा रही है, बल्कि उनका लक्ष्य ऐसे लिंग संवेदनशील समाज का निर्माण करने से जिसमें पुरुष तथा महिलाओं को समान समझा जाता हो, ये कहता है महिलावाद। ये नहीं कहता कि महिलावाद जो है आ गया तो महिलाएं लड़ने लग जाएंगी, सबसे ये हो जाएगा। ये गलत धारणा है। लोग जो बोलते हैं ना, जो अशिक्षित होते हैं, वो इन चीज़ों को गलत समझते हैं। 35वें चैप्टर में हम तो सशक्तिकरण पढ़ेंगे, तो उसका तो बड़ा ही अलग अर्थ निकाल देंगे सब लोग, गलत निकालने वाले, है ना। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। तो धर्म तो वही चीज़ बोला है, महिलावाद का अंतिम लक्ष्य यह है कि ऐसे समाज की स्थापना जो मन, कर्म और वचन से लिंग समानता के प्रति समर्पित हो। तो महिलावाद का अर्थ हो गया कि हर महिला को पुरुष की तुलना में बराबर अधिकार जो है दिया जाना चाहिए। तो ये जो है महिलावाद कहता है। चलिए आंसर समझ जाइए, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां, कि धर्म किस प्रकार महिलाओं के 3 स्तर को जो है हीन स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। धर्म आखिर क्या है, धर्म के अंदर ऐसा जो महिलाओं की स्थिति आज निम्न करके रखी हुई है, आखिर क्या चीज़ होती है। देखिए अधिकतर धार्मिक ग्रंथों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि महिलाओं को एक लंबे समय तक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, तो बेचारी लिखेंगी कैसे, सिंपल सी बात है। तो वे इन ग्रंथों में लिखी गई बातों को वास्तविक तौर पर नहीं पढ़ पाई। इन ग्रंथों में अनेक महिला उत्पीड़क मूल्यों तथा प्रथाओं को धार्मिक स्वीकृति मिली होती है। कई ऐसी जो है ग्रंथ वगैरह लिखे गए जिनमें महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण को रोका ही नहीं गया। जैसे सती प्रथा शुरू से चलती आ रही थी बहुत लंबे टाइम तक, 1800 के और 1829 के टाइम तक चलती रही थी। ये तो गलत बात है ना। तो ये चीज़ थी। एक तरफ तो यह कहता है कि महिलाओं को सबसे ऊंचा सम्मान दिया जाना चाहिए, तो दूसरी तरफ इसमें विधवा उत्पीड़न, बाल विवाह, सती जैसी क्रूर प्रथाओं को प्रक्षय दिया गया है। तो ये तो गलत बात है ना भाई। तो धर्म के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, जिसके कारण बहुत से लोग परेशान हुए हैं। इसीलिए बोलता हूँ पहले आप अपने गलतियों को ढूंढें, तब जाकर दूसरों को ब्लेम करें। आगे बात समझ में, वरना किसी को शौक नहीं था कोई धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाने का, ये चीज़ याद रखिएगा। तो कई धार्मिक कर्मकांडों में पुरुषों तथा स्त्रियों को समान परिस्थिति नहीं प्रदान की जाती। एक विधवा या अकेली स्त्री को अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करना वर्जित है। कई जैसे विधवा है तो वो पूजा पाठ नहीं करेगी, पूजा में नहीं बैठेगी, ऐसे लोगों की गलत धारणाएं बनी हुई हैं समाज के अंदर, वो ठीक करनी पड़ेगी। आगे वैसा ये कौन ठीक कर सकता है, शिक्षक वर्ग अपने जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको सिखाएं, सही चीज़ें समझाएं, तब जाकर समाज के अंदर अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखें। उसके बाद एक महिला की परिस्थिति उसके पति से निर्धारित होती है और पति की अनुपस्थिति में वह अपनी परिस्थिति खो देती है। यानी कि अगर पुरुष खत्म हो गया, मर गया है, तो उसके बाद महिलाएं जो है सती हो जाएं, यानी कि चिता पर बैठ के जल जाएं। ये पुरानी चलती ना प्रथाएं चलती थी, सती प्रथा, तो ये बेकार ही तो थी। अब भाई उनको भी तो जीने का हक है, तो ये चीज़ थी, है ना। चलिए आंसर समझ जाइए। तो ये गलत धारणाएं हमें समाज से खत्म करनी है। आगे बात समझ में, यहाँ धर्म को किसी से दुश्मनी नहीं है, बस यहाँ दुश्मनी की चीज़ से जो गलत चीज़ें समाज के अंदर उत्पन्न होती है ना, हमें उन चीज़ों से दिक्कत है। चलिए लिंग भेद क्या है, परिवार के अंदर इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। भाई लिंग भेद क्या होता है, लिंग भेद किसे कहते हैं, जरा आप लोग ध्यान सुनिएगा क्या बोला जा रहा है, देखिए जरा ध्यान से। तो लिंग भेद क्या है, तो लिंग भेदभाव, पुरुष तथा महिला एक दूसरे से जैविक रूप से भिन्न होते हैं, ये तो सब जानते हैं। स्त्री अलग होती है, पुरुष अलग होता है। यह अंतर उसके लिंग के आधार पर होता है, पर इस आधार पर भेदभाव किया जाना सर्वथा अनुचित है। यानी अगर इस बात पर आप भेदभाव करने लग जाओ कि ओ पुरुष है, किसी घर में देखा है मैंने भी, और कईयों ने देखा है, आप भी जानते होंगे कि किसी घर में लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, लड़कियों को निम्न स्तर पर रखा जाता है। लड़के हैं, पुरुष हैं, तो पुरुषों को पहले खाना खिलाओ, महिलाएं बाद में खाएंगी। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत अजीब सी लगती हैं।
सोच सोच के, है ना। अगर थोड़ा सा नए जमाने के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा बेकार लगती हैं चीज़ें देखने में। भाई स्त्री है और पुरुष है, दोनों को बराबर नज़रिए से आंकना चाहिए। आगे बस कोई किसी से कम नहीं है आज के टाइम पे। आप सही से अपना घर बार चलाएं, गलत ना बोएं। मैं यहाँ पुरुषों गलत नहीं बोल रहा, ना स्त्रियों गलत बोल रहा हूँ। जो गलत करता है मैं उसको गलत बोल रहा हूँ। आगे बात समझ में। तो आप दोनों की स्थिति देखें, संभालें और समझें, उस हिसाब से अपने घर बार को चलाएं, ठीक है ना। ये चीज़ उदाहरण के लिए 6 से 11 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में होना चाहिए, परंतु स्थिति निम्न प्रकार की होती है। हम वहाँ लड़कियों की तुलना में लड़कों को ही अधिक देखते हैं, ज़्यादातर लड़के ही स्कूलों में जा रहे हैं। हम विस्मित कर देते हैं कि शिक्षा एक लड़की के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि जो है एक लड़के के लिए, पर लड़की को ही पढ़ाई छोड़कर घर पर काम करने के लिए बाध्य किया जाता है, जबकि उसके भाई नियमित रूप से विद्यालय जाते हैं। देखिए लड़का लड़की आपने समाज में दिखा दिया, दोनों को हम स्कूल भेजते हैं, लेकिन ज़्यादातर छुट्टियां किसकी करवाई जाती है? लड़की करवाई जाती हैं। और ज़्यादातर डिले किसका करवाया जाता है? लड़कियों का। क्यों? क्योंकि लड़कियों को ऐसा माना जाता है घर का ही काम संभालें सब। तो गलत चीज़ें हैं ना, समाज के अंदर से सारी चीज़ें खत्म करनी पड़ेंगी। दोनों ही बराबर हैं घर के लिए। आगे बस समझ में, एक लड़की को ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं, उसके भाइयों को इस बोझ से दूर रखा जाता है। हमारे समाज में पुरुषों तथा महिलाओं के साथ अलग अलग व्यवहार करने की इस प्रथा को ही लिंग भेद कहा जाता है। यही तो है लिंग भेद। देखिए मैं लड़कों गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि लड़कों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आगे बात समझ में, लेकिन मैं गलत तब बोलूँगा जिस घर में लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है कि हाँ लड़कियाँ सिर्फ यही काम करें, लड़के सिर्फ पढ़ें और आगे वो करते रहें। ये चीज़ गलत होती है। मैं ये नहीं बोलता कि लड़कियां कम मेहनत करती हैं, लड़के कम मेहनत करते हैं। मैं ये बोलता हूँ जो ज़्यादा मेहनत करता है वही बेहतर है। आगे बात समझ में, जो ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, स्मार्ट वर्क करता है वही बेहतर है। आगे लड़कियां अगर घर में मेहनत कर रही हैं तो वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। लड़के अगर कुछ भी नहीं कर रहे उस घर में तो वो निठल्ले हैं, याद रखिएगा। ये चीज़ है। तो दोनों का काम अगर बट रखा है तो दोनों अपने काम को बखूबी निभाएं। अगर लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां अगर बाहर जॉब कर रही हैं तो बखूबी उस काम को निभाएं, लापरवाही ना करें, आप कहने का मौका किसी को ना दें। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें और दोनों अपने कर्तव्य का पालन बढ़िया तरीके से करते रहें, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। आगे बात समझ में। तो परिवार में लिंग भेद की प्राप्ति अथवा लिंग भेद के लिए उत्तरदायी कारण, तो क्यों ऐसा देखा जाता है परिवार के अंदर? तो सत्ता का केंद्र पुरुष। अगर जिस घर में सत्ता का केंद्र पुरुष होगा उस घर में भेदभाव उत्पन्न होना शुरू होगा। आप अपने घर में स्त्री हो चाहे उसको उठा मत दो, पुरुष है उसको उठा मत दो, आप अपने घर में दोनों को बराबर नजरिए से देखें। अगर हस्बैंड है वाइफ है, अगर हस्बैंड समझता है मैं ऊपर हूँ ऐसा है, वो घर बर्बाद होगा। स्त्री समझती है तो वो घर बर्बाद होगा। दोनों अपने आप को बराबर समझें, दोनों एक दूसरे को बराबर नजरिए से देखें एक दूसरे को। आगे बस में ये चीज, ये घर चलता है आगे चलकर, ठीक है। तो वही चीज़ है, पुरुष भोजन व्यवस्था करने वाला है। जिस घर में ये समझा जाता है कि पुरुष ही भोजन व्यवस्था करने वाला है, महिलाएं सिर्फ घर में काम करेंगी, वो घर भी बेकार हो जाता है। आगे बात समझ में, अगर मुसीबत में है पुरुष तो महिलाएं भी घर से बाहर जा सकती हैं, महिलाएं भी घर से बाहर जाकर काम कर सकती हैं, ये सही धारणा होती है। आगे बात समझ में, ये चीज़। श्रम का लिंग आधारित विभाजन, कि घर के काम लड़कियां करें, घर के बाहर के काम पुरुष करें। अरे भाई अगर पुरुष नहीं कर पा रहा, बाई चांस कुछ भी हो जाता है, भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पर स्त्रियां कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि वो घर के बाहर के काम भी तो निभा सके बढ़िया से। तो उनको भी शिक्षित होना चाहिए, है ना, उनको भी उनको पैरों पे खड़ा करने का एक मौका दिया जाना जरूर चाहिए। एक मौका क्या, हजारों मौका दिए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से तो श्रम का लिंग आधारित विभाजन, मैं पूरा पढ़ के नहीं बता रहा, बस आप लोग को ये बता दे रहा हूँ, बस आप समझ जाओगे ना, लिख दोगे आसानी से। आगे बस समझ में ये चीज़। उसके बाद पितृसत्तात्मक व्यवस्था, ये जो समाज के अंदर पितृसत्तात्मक व्यवस्था शुरू की गई है ना, इससे समाज और ज़्यादा भ्रमित हुआ है और ज़्यादा बेकार हुआ है कि घर में सिर्फ पुरुष ही इंपॉर्टेंट होंगे, घर के जो उत्तराधिकारी है वो लड़का ही होगा, लड़कियां नहीं होंगी। आज सरकार ने ये चीज़ अच्छी करी है कि लड़कियां लड़के चाहे कोई भी हो, संपत्ति का बराबर अधिकार दोनों को माना जाएगा। याद रखिए, अगर लड़के को आधा हिस्सा दिया जा रहा है, आधा हिस्सा लड़की को भी दिया जाना चाहिए। बस लड़कियां ये है कि मांगती नहीं है, बस ये अंतर होता है, ठीक है। तो ये चीज़। उसके बाद है पुरुष प्रभुत्व व्यवस्था। कई खानदानों में, कई जगहों पे हमने ये देखा है कि स्त्रियों को निम्न श्रेणी में और पुरुषों को ज़्यादा। पहले के दादा दादी सब ये सब ज़्यादा किया करते थे, है ना, बुजुर्ग जो लोग थे वो ज़्यादा करते थे ये सब कि हाँ लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, पोती है तो उसको इतना अच्छा नहीं समझा जा रहा ना, ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। तो ये खत्म होनी चाहिए चीज़। देखिए उसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, शिक्षा किस प्रकार लिंग भेद का समर्थन करती है। अब भाई शिक्षा कैसे जो है इसका लिंग भेदभाव का समर्थन करती है, क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ हम लोग जानने वाले हैं यहाँ पर।
देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर। शिक्षा की भूमिका, हम लोग ये मानते हैं भाई शिक्षा से ही ये लिंग भेदभाव खत्म हो सकता है। आगे बात समय देखिए, सभी समाजों में शिक्षा की एक विशिष्ट भूमिका है। शिक्षा के माध्यम से संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है और नागरिकों को, आज हम पहले के ज़माने के बारे में जानते हैं तो किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से ही ना। तो वही चीज़, तो नागरिकों को शिक्षा स्कूल से नहीं वरन स्कूल के बाहर अनेक संस्थाओं जिनमें परिवार और मठ जो है मंदिर भी सम्मिलित हैं के द्वारा दी जाती है। बच्चे के प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा का गहन प्रभाव पड़ता है, यानी कि बच्चा सबसे पहले कहाँ से क्या चीज़ सीखता है, परिवार से। तो उसका परिवार स्कूल ही हो गया, मतलब उसका स्कूल जो है परिवार ही हो गया एक तरीके से। तो स्कूल में जो छवियाँ और छाप बच्चों पर डाली जाती हैं वह लैंगिक धारणा को एक सांचे में ढाल देती हैं। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के निर्देश के अनुसार क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर जोर दिया गया कि लिंग भेदभाव को शिक्षा व्यवस्था में से पूरी तरह निकाल दिया जाएगा। और तथापि कई विद्यालय पाठ्य पुस्तकों में अंतिम अग्रलिखित सामग्री द्वारा अभी भी महिलाओं एवं लड़कियों की नकारात्मक छवि को प्रस्तुत किया जा रहा है। और कतिपय उदाहरण निम्न प्रकार है, जैसे पिता मुखिया। कई किताबों में, कई जगहों पर मैं बताया ना यहाँ पे कि शिक्षा भी कहीं ना कहीं लिंग भेदभाव का समर्थन कर रही है। आज लिंग भेदभाव है तो शिक्षाओं के माध्यम से भी, यानी पुस्तकों के माध्यम से भी, क्योंकि कई पुस्तकों में ऐसा दिखाया जाता है कि पुरुष ही हर चीज़ कर सकता है, जो घर का पिता है वही हर चीज़ करता है। भाई माता भी बहुत कुछ करती है, उनके बारे में भी तो लिखो ना। तो वही समाजशास्त्र के अंदर आज ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है, याद रखिएगा। समाज के अंदर समानता लाने के लिए जिन्होंने ये चैप्टर देखा समझा वो जरूर सीखेगा कि लिंग भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए तो पिता जो है पिता मुखिया होता है, ये जी पढ़ाया जाता है बच्चों को। पिता व्यवस्थापक होता है, पिता ही परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। क्या माताएं नहीं कर सकती? माताएं भी करती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके बारे में तो दिया जाना चाहिए ना। माँ गृह कार्य करेगी, माँ रसोई संभाले, खाना पकाएगी, ठीक है। जबकि समाचार पत्र को पढ़ने का काम पिता का होता है ना। ये चीज़ें पढ़ाई जाती है, इससे तो लिंग भेदभाव और बढ़ेगा ना। तो महिलाओं के कार्य बताए जाते हैं, पुत्री व पुत्र के भिन्न भिन्न कार्य बताए जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब के माध्यम से यही निष्कर्ष निकलता है कि भाई शिक्षा भी कहीं ना कहीं लिंग भेदभाव का समर्थन करती है। अगर उसी शिक्षा के अंदर अगर हम इस किताब की बात करें तो ये किताब बहुत अच्छी नॉलेज देकर जाती है कि हमें लिंग भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये आज के टाइम पे नए नए सिलेबस ऐड किए जा रहे हैं, जिससे कि बहुत अच्छा हो रहा है कि कहीं ना कहीं कि जो भेदभाव है ना वो खत्म होता जा रहा है समाज से, है ना। चलिए, लेकिन व्यवहारिक तौर पे कैसे खत्म किया जाएगा ये भी बड़ी बात आ जाती है, ठीक है ना। देखिए आर्थिक तौर पर देखा जाए तो आर्थिक संस्थाएं किस प्रकार लिंग भेदभाव का समर्थन करती हैं। अब देखिए शिक्षा समझी थी, अब आर्थिक जान लेते हैं। देखिए आर्थिक कैसे, जैसे आप लोग जानते होंगे कि कंपनियां होती है, फैक्ट्रियां होती है, उसमें एक ही काम कर रहे होते हैं स्त्री पुरुष दोनों ही, समझना इस चीज़ को। स्त्री पुरुष दोनों ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ स्त्रियों को कम सैलरी, पुरुष को ज़्यादा सैलरी, ये तो गलत बात होती है ना। तो वही चीज़, आर्थिक संस्थाएं लिंग भेद समर्थक होती हैं। आर्थिक संस्था के विकास को तथा उनके संदर्भ में लिंग भेद को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे प्रारंभिक युग में, उस पहले पुराने वाले टाइम पे देखा जाए तो इतिहास के प्रारंभिक चरण में जब पुरुष और स्त्रियां भोजन तथा आवास की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे तो लिंग आधारित श्रम विभाजन की कोई संरचना नहीं थी। अंततः पुरुष को श्रेष्ठ तथा महिलाओं को निम्न समझने का कोई प्रश्न नहीं होता। तथापि समाज में थोड़ा बहुत लैंगिक विभाजन था। पुरुष शिकार करते थे जबकि स्त्रियां कंदमूल फल एकत्रित करती थी। शिकार करने का काम पुरुषों का, आदि मानवों के टाइम का बता रहा हूं मैं। तो ये चीज़ थी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उतना भेदभाव तो नहीं था क्योंकि सब लोग मिलजुल कर करते थे। लेकिन ये जो मध्यकाल आया फिर आधुनिक काल आया, इसमें ज़्यादा भेदभाव बढ़ गया। पुरुष शान दिखाते हैं, हम पुरुष हैं, मूंछ चौड़ाते हैं, अपनी मूंछ मोड़ते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, स्त्रियों को जब तुम्हें शादी करनी होती है तब तुम्हें स्त्री चाहिए होती है, जिस टाइम बेटी पैदा करनी होती है उस टाइम तो तुम भूल जाते हो सारी चीज़ें हैं। ये तो गलत होता है ना। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो व्यवस्थित कृषि युग, जब कृषि युग आया तो उसमें महिलाएं सिर्फ घर में रहें, पुरुष बाहर के काम करेगा। महिलाएं ऐसा ना करें वैसा ना करें, चार दीवारी के भीतर रहें, पर्दे में रहें, ऐसा करें, थोप दी गई उन सारी चीज़ों के ऊपर, है ना। बाकी ये देख, मैंने इसमें पॉइंट बताया आपको, एक काम वह जो पुरुष का था और दूसरा काम वह जो स्त्रियों का था। अब स्त्री को घर बनाने वाली गृह स्वामिनी कहा जाने लगा, आदमी को रोटी कमाने वाला, उत्पादन करने वाला कहा जाने लगा। फिर औद्योगिक समाज आया
औद्योगिक समाज के अंदर वही जो मैंने अभी बताया फैक्ट्रियों का, उसमें और भेदभाव, स्त्रियां ये काम करेंगी कम सैलरी, वही काम पुरुष करेंगे उनको ज़्यादा सैलरी, ये भी तो भेदभाव है ना। तो आने वाले टाइम पे जो आया है हमारा आज का टाइम, उसमें ज़्यादा भेदभाव हुआ है पहले के मुकाबले। आगे बात समझ में ये चीज़। तो औद्योगिक समाज ये बड़ा, फिर उसके बाद वर्तमान भारतीय व्यवस्था, तो संगठित और असंगठित। आज भारतीय अर्थव्यवस्था दो वर्गों में विभाजित है, एक संगठित और एक असंगठित। संगठित में क्या होता है, महिलाओं की जो है इसमें दे रखा है, संगठित क्षेत्र में वे नौकरियां आती हैं जिनमें वे नियमित वेतन संरचना, मजदूर कानूनों के द्वारा सुरक्षा तथा कार्य संबंधित लाभ समाहित होते हैं। यानी कि पुरुष और स्त्रियों को एक संगठित क्षेत्र होता है जैसे सरकारी नौकरी, उसमें तो बराबर दिया जाता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में देखा जाए तो असंगठित क्षेत्र में ना तो वेतन और ना ही नौकरी निश्चित होती है, जैसे प्राइवेट नौकरियां। तो उसमें क्या होता है, महिलाओं को कम सैलरी, बेकार व्यवस्था, ऐसे काम, छोटे मोटे काम, ये सब कुछ हो। जैसे महिलाएं विभिन्न प्रकार के शोषणों का शिकार होती हैं, कई व्यवसायों में महिलाओं को पुरुष से कम वेतन दिया जाता है, ये सब बता दिया है। कृषि या विनिर्माण कार्य में महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलता है क्योंकि उन्हें अकुशल वर्ग में माना जाता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ज़्यादातर जो अगर महिलाएं लगी हैं ना काम पे, तो पुरुषों से ज़्यादा काम कर देती हैं वो, ठीक है ना। कई बार तो हम लोग घर के काम करने पे आते हैं तो थोड़ा मोड़ा काम करते हैं, हाथ कांपने लग जाते, थक जाते हैं, लेकिन महिलाएं सुबह से लेकर रात तक वही काम करती हैं ना, वो नहीं थकती हैं। दोनों का काम अलग अलग है, याद रखिएगा। दोनों क्या है भाई, देखिए जो भी काम आप कर रहे हैं ना, अगर आप उसमें कुशल हैं तो आप वो काम करें। मैं यहाँ नहीं बोलता कि हाँ स्त्रियों का ये काम है पुरुषों का वो काम है, नहीं, आपकी इच्छा है, आप जो काम करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई भी इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। और महिलाओं पर दोगुना बोझ, तो महिलाओं पर बहुत ज़्यादा बोझ ये जो है ये समाज के लोग जो हैं डाल देते हैं कि महिलाओं को बच्चे संभालने हैं, ये करना है, वो करना है। ऐसा हमारे आज के टाइम पे तो कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पूरे घर को संभाल रही हैं, जैसे नौकरी पर भी जा रही हैं, घर के काम भी कर रही हैं, बच्चों को भी संभाल रही हैं। ऐसी महिलाएं धन्य होती हैं भाई, जो अपना पूरा हर चीज़ संभालती हैं और लड़ाई झगड़ा नहीं होने देती समाज के अंदर, हर चीज़ संभालती हैं, बहुत अच्छी हैं वो महिलाएँ, ठीक है ना। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। अब आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, लैंगिक असमानता का क्या मतलब होता है। उचित दृष्टांतों के द्वारा बताइए कि इसे परिवार में कैसे लाया जा सकता है। याद रखिएगा, लैंगिक समानता, मैंने असमानता बोल रहा था सॉरी, तो लैंगिक समानता का क्या मतलब होता है, मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ कि भाई देखिए लैंगिक समानता का अर्थ क्या होता है। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से होगा। तो लैंगिक समानता क्या है, ये मैंने बताया। सेक्स इक्वलिटी क्या होती है, जिस समाज के अंदर कोई भी भेदभाव ना हो लिंग को देखते हुए, है ना, तो एक तरीके से स्त्री और पुरुष को देखते हुए कोई भी भेदभाव ना हो, तो वो समाज क्या है, लैंगिक समानता वाला समाज है। आगे बात समझ में, इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही इसके पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोग को बता देता हूँ वो कैसे कैसे होंगे। तो इसमें देखा है लैंगिक समानता की प्राप्ति के तरीके। तो असमानता विहीन समाज, यानी कि जिस समाज के अंदर असमानता ना हो, जिस समाज के अंदर समानता हो और असमानता ना हो, वो समाज जो है किस ये प्राप्त कर सकता है, अच्छी प्राप्त कर सकता है स्थिति। स्वेच्छापूर्वक कार्य, सबको अपनी इच्छा से काम करने का मौका मिले। उसके बाद है कमतर या श्रेष्ठतर की भावना का अभाव, यानी कि ये नहीं हो कि कम ज़्यादा काम ये करे, कम काम ये करे, ज़्यादा काम ये करे, कम काम ये, ऐसी वाली भावना जिस समाज में नहीं होगी वो अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकता है। आगे भाषण में ये। उसके बाद द्वितीय शिशु पालन, यानी कि माता पिता दोनों को ही शिशु पालन करने का अवसर मिलना चाहिए। अगर पिता घर पे है तो पिता भी बच्चों को संभाले, सिर्फ माता ही नहीं संभालेगी, क्योंकि भाई पुरुष ने भी तो बच्चा पैदा किया है ना, सिंपल सी बात, दोनों की ही उसमें सहभागिता थी, जब भी तो वो संतान उत्पत्ति हुई है, संतान आई है, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको जो है देखें, समाज के अंदर संभालें उसको, ठीक है। पहचान बनाए रखना, दोनों की ये पहचान बनी रहती है, स्त्री हो पुरुष हो, दोनों की समाज के अंदर अच्छी पहचान हो, वो समाज अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद है इसमें वो लिखा है सम्मान प्रदान किया जाना, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों को ही बराबर स्थान समाज के अंदर दिया जाना आवश्यक है। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो आई थिंक सबको ये समझ में आया होगा चैप्टर। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़, थोड़ा सा तबीयत खराब है, ठीक है ना, थोड़ा कोऑपरेट करें सभी लोग, क्योंकि मौसम परिवर्तित हो रहा है ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि इसमें 11 क्वेश्चन मैंने आप लोग करवाए हैं, बहुत इजी हैं। अगर आप लोग समझ के इसको लिख देंगे ना तो कोई भी चीज़ आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। आगे बात समझ में,
आज हमारा 33 चैप्टर हो गया है, कल हम लोग 34 करेंगे, फिर 35। हमारा सोशियोलॉजी का सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग अपना प्यार साइमन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, 34 चैप्टर करेंगे, 34वां चैप्टर करेंगे 34, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।